Hello, dear children. Today we all are going to continue question and answers of chapter 2 of Hindi class 9th book Kritika. So the chapter name is Mere Sang Ki Aurtein by Mridula Garg. So let's start to continue to read the question and answers. So question number 5th. डराने धमकाने या उपदेश देने या फिर दबाव डालने की जगह अगर हम किसी को सहजता या फिर सरलता से भी किसी को सही राह पर ला सकते हैं, पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो ये कथन बिल्कुल सही है। हम किसी को डराने धमकाने उपदेश देने या फिर दबाव डालने की जगह सहजता या सरलता से भी समझाकर सही राह पर ला सकते हैं। इट इज़ राइट। माज अब उस कहानी का एक पार्ट लेकर इस बात को सही साबित किया गया है। माजी जिस कमरे में सोई थी, गलती से उसी कमरे में जब चोर घुसा तो पैरों की आहट से माजी की नींद खुल गई। यह जानने के बाद भी कमरे में चोर है, माजी ने उससे पानी पिलाने को कहा। खाली लोटा देकर कुएं से पानी लाने भी भेज दिया। कुएं पर उस चोर को हवेली के पहरेदार ने पकड़ भी लिया। पानी लाने पर माजी ने आधा पानी खुद पिया और आधा पानी उसे पिलाकर उससे माँ बेटे का संबंध बनाकर कहा, एक ही लोटी से पानी पीने के कारण हम माँ बेटे हुए। अब बेटा चाहे तो अपने ही घर में चोरी कर या फिर खेती कर। तो माजी ने उसे सही बातें कहकर सही राह पर ले आई। माजी के इस व्यवहार से चोर बदल गया, चोर में परिवर्तन आ गया और उसने चोरी करना छोड़कर उसी घर में खेती करनी शुरू कर दी। माजी चोर को मारती पीटती या फिर अब दूसरी बात का कथन भी दिया गया है कि अगर माजी उसे चोर को पीटती मारती या फिर पकड़कर पुलिस के हवाले कर देती, शायद वो इतनी आसानी से राह पर नहीं लाया जा सकता था। क्वेश्चन। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। लेखिका ने 2 बार प्रयास किया था जिसमें बताया गया है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए बिशप से प्रार्थना करना। शादी के बाद लेखिका जब डालमिया जगह बताई गई है, डालमिया नगर के कर्नाटक के बागलकोट में पहुंची, तब तक स्वयं लेखिका के 2 बच्चे स्कूल जाने की उम्र में हो रहे थे, स्कूल जाने योग्य हो चुके थे। वहां पर कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लेखिका ने आसपास के लोगों की राय लेकर पास के कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि उनका मिशन वहां के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से उस कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोलने का कष्ट करे। परंतु क्षेत्र में क्रिश्चियन बच्चों की कमी थी, मतलब जनसंख्या कम थी वहां पर, इसलिए बिशप ने हवाला देकर अपनी असमर्थता प्रकट की कि अगर क्रिश्चियन बच्चे ही कम होंगे तो हम यहाँ पर प्राइमरी स्कूल कैसे खोल पाएंगे। प्राइमरी स्कूल खोलकर सरकार से मान्यता दिलवाना। बिशप के स्कूल खोलने से मना। सेकंड वन है ये। दूसरी कोशिश क्या की थी उन्होंने। बिशप के स्कूल खोलने से मना करने पर लेखिका ने हार नहीं मानी, उन्होंने कोशिश करना जारी रखा। उन्होंने स्थानीय मेहनती और समृद्ध लोगों की मदद से वहाँ एक प्राइमरी स्कूल खोला जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाई जाती थी। बाद में उन्होंने उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई। इस प्रकार लेखिका को अन्य अधिकारियों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े, लेखिका के बच्चे भी और अन्य अधिकारियों के बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़े और आगे चलकर शहर के प्रसिद्ध स्कूलों में भी दाखिला ले पाए वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन। पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों की अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। कैसे इंसानों को श्रद्धा भाव से हम अधिक देख सकते हैं, तो इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज लेखिका की माँ। उन्होंने लेखिका की माँ का एग्जाम्पल दिया गया है। लेखिका की माँ से घर के सदस्य समय समय पर राय लेते थे और उनके द्वारा उचित राय दिए जाने के कारण ही घर के सभी लोग उनकी बातें मानते थे और उनके प्रति श्रद्धा रखते थे, क्योंकि वो उन्हें उचित राय दिया करती थी। सेकंड वन इज लेखिका के नाना विलायत से वकालत पढ़कर आए थे और विलायती रहन सहन का ढंग जीवन में अपना रखा था। वे साहबों सा जीवन जीते थे। इसी साहबी खानदान के रोब के कारण शायद लेखिका की माँ को श्रद्धा भाव से देखा जाता था, क्योंकि उनके पिताजी मतलब लेखिका के जो नाना जी थे वो विलायत से पढ़कर लौटे थे। थर्ड वन ही समाज में सत्य बोलने वालों का अलग ही स्थान होता है। लेखिका की माँ कभी झूठ नहीं बोलती थी, क्योंकि वो कभी भी झूठ नहीं बोलती थी। इस कारण घर में सभी का आदर उन्हें प्राप्त था और वे श्रद्धा भाव से देखी जाती थी। फोर्थ वन इज वे लोगों एंड द फोर्थ वन इज
वे लोग जो किसी की गोपनीय बात को दूसरों से कहकर सार्वजनिक कर देते हैं, वे उस व्यक्ति की निगाह में गिर जाते हैं। मतलब जो दूसरों की बात किसी दूसरे से कहते हैं, वो उस व्यक्ति की निगाह में गिर जाते हैं जो उसे ये बात बता रहा था। तो इसलिए लेखिका की माँ किसी की बात को गोपनीय बनाए रखने की आदत थी। वो किसी की बात किसी से शेयर नहीं किया करती थी। अपनी इसी आदत के कारण वे बाहर वालों की दोस्त थी। लोग उन्हें अपना राज़दार समझते थे और श्रद्धा भाव से रखते थे। ये संभावना ये भी हो सकती है। 8th क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। सच अकेलेपन का मजा कुछ और ही है के आधार पर लेखिका की छोटी बहन के व्यक्तित्व का वर्णन। लेखिका की पहले छोटी बहन के व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। इसमें लेखिका की छोटी बहन रेणु का व्यक्तित्व दृढ़ निश्चय शामिल है। वो बहुत ज़्यादा पक्के इरादे वाली थी। डिसीजन बहुत ज़्यादा पक्का रहता था उसका। वह जिस काम को करने के लिए सोचती थी तो उसे अकेला ही पूरा कर लिया करती थी, किसी सीमा तक। हम इसे उसकी जिद भी कह सकते हैं, पर ये जिद कम, दृढ़ निश्चय ज़्यादा था। उसके सोचे कार्य में कोई उसका साथ दे या ना दे, वह लोगों की परवाह किए बिना उस कार्य को पूरा किया करती थी। पाठ के आधार पर अब एक घटना को बताते हुए बोलती है कि वो इतनी ज़्यादा दृढ़ निश्चयी थी। जब 1950 के अंतिम दौर में एक रात भयंकर बारिश हो गई, पुलों के नीचे पानी भर आया, तो साथ ही मकानों की पहली मंजिल पर भी पानी आ गया था। सड़कें पानी में डूब गई थी। इस रेणु के स्कूल की बस उसे लेने नहीं आई थी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल ठप हो चुका था। घर का फ़ोन भी ठप पड़ा था। सभी के ये कहने पर स्कूल मत जाओ क्योंकि स्कूल बंद होगा। रेणु ने पूछा, आप लोगों को कैसे पता कि स्कूल बंद ही होगा? उसका उचित जवाब किसी के पास भी नहीं था। वह पैदल 2 मील स्कूल और स्कूल बंद देकर वापस आ गई। वो 2 मील चलकर स्कूल गई, फिर स्कूल से जब बंद हुआ स्कूल मिला तो 2 मील चलकर वापस आई। घर के लोगों ने जब उससे कहा कि हमने तो पहले ही कहा था कि स्कूल बंद होगा, तो रेनू ने कहा स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई। इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? वो एकदम डायरेक्टली मतलब किसी को भी फेस टू फेस जवाब दे दिया करती थी, इसलिए उसने ये बोल दिया। तो वो बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी थी। रेणु को शहर में अकेले पानी से लबलब करती सड़कों पर अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाना उसके अच्छे व्यक्तित्व, उसकी अच्छी पर्सनैलिटी की विशेषता को और ज़्यादा इंगित करता है। लेखिका का व्यक्तित्व बताया गया है अब इसमें। लेखिका संयुक्त परिवार में रहती थी, वो जॉइंट फैमिली में रहती थी। 2-3 पीढ़ियों के सदस्यों के साथ रहते हुए भी सबको, हर व्यक्ति को अपनी निजता बनाए रखने की पूरी छूट थी। 2-3 पीढ़ियों के व्यक्ति उस परिवार में रहते थे, दादी, माँ और वो, तो 3 पीढ़ियाँ हो गई ना। अपनी निजता मतलब अपनी पर्सनल लाइफ को मेंटेन करने की सबको छूट थी कि कोई क्या बनना चाहता है, कोई क्या करना चाहता है अपनी लाइफ में। उसी निजता की छूट का फ़ायदा उठाते हुए लेखिका को अपने व्यक्तित्व, अपने पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करने का भरपूर अवसर मिला। उसने शादी के बाद राइटिंग का कार्य स्टार्ट किया। उन्हें इस प्रकार पारिवारिक माहौल मिला, मतलब फैमिली इन्वायरमेंट इतना अच्छा मिला कि लड़की होने पर भी उनके मन में कोई हीन भावना नहीं उपजने पाई। दूसरी और नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाक रोमानी ही रही। लेखिका ने ब्रदर्स कारामज़ोव उपन्यास कई बार पढ़ा था। उसका वह अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, उन्हें याद हो गया था। वे उससे जीवन भर प्रभावित होती रही और उनका लेखन कार्य भी इस प्रभाव से अछूता न रह सका, क्योंकि वो अपने लेखन कार्य में भी उस पाठ से सीख लेकर उसे यूज़ किया करती थी। लेखिका घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जीती रही। यह इसका प्रत्यक्ष उदाहरण यह है लेखिका द्वारा उस समाज की शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने को राजी कर लेना, क्योंकि जो औरतें और मर्द एक साथ अगर फिल्म देखने भी जाया करते थे, अलग अलग रो में बैठा करते थे, और उसके बावजूद लेखिका का उन्हें मनाना कि वो पराये मर्दों के साथ नाटक करे, यही उनकी जीत का एक उदाहरण है। स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर वॉज completed। सो अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।